हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1st टू 5th ऑफ अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, उन सभी को इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया जा रहा है। फिलहाल ये पूरी सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे जैसे एग्जाम या फिर अन्य कोई भी आप स्टेट पीसीएस और टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। आप सभी लगातार जुड़े रहिए मुझसे। अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आप करंट अफेयर्स से अपडेट रहेंगे। फिलहाल अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर सेशन को अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं उन सभी साथियों तक जिन्हें इनकी जरूरत है। बात करते हैं आज की हमारी फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है, 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। मुस्लिम वुमेन्स राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये पूछा जा सकता है, साथ ही साथ क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। मुस्लिम वुमेन्स राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनने की खुशी में। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को यह कानून बनाया जिसके तहत तत्काल 3 तलाक की प्रथा को अपराध माना गया। आप सभी को ये वाली बात पता होगी ऑलरेडी, जिनको नहीं पता है मैं उनको बताने का प्रयास करता हूँ। ये ट्रिपल तलाक है क्या? ट्रिपल तलाक है, ट्रिपल का मतलब होता है 3 और तलाक का मतलब तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ट्रिपल तलाक का सिंपल सा मतलब ये है कि मुस्लिम समुदाय में या मुस्लिम समाज में क्या होता था कि एक पुरुष अपनी पत्नी को अगर तलाक देना चाहता है तो उसे बस 3 बार तलाक बोलना होता था। सिंपल सा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति, कोई आदमी है, कोई मैन किसी वुमेन को अगर तलाक देना चाहता है तो उसे सिर्फ 3 बार तलाक बोलना है। ऐसा बोलना है, तलाक, 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 खत्म और तलाक हो जाता था। आप सोचिए कि कई केसेस ऐसे भी सामने आए थे बीच में कि जहाँ पर किसी महिला को, किसी मुस्लिम महिला को सिर्फ मैसेज में 3 बार तलाक भेजा गया और फिर उससे तलाक कर लिया गया। ये अपने आप में हँसी वाली बात है कि ऐसा कानून अभी तक एग्ज़िस्ट कर रहा था हमारे समाज में। ऐसा होना नहीं चाहिए और ये कुप्रथा है, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि इससे मुस्लिम समाज के एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या हर पर्टिकुलर व्यक्ति को एक लिबर्टी टाइप की मिल गई कि वो अपनी महिला को किसी भी दिन छोड़ सकता है। बस उसे 3 बार तलाक, तलाक, तलाक बोलना है और वो ट्रिपल तलाक मान्य किया जाता था। आप सोच कर देखिए उस महिला के बारे में, उस पर क्या बीतती रही होगी। क्योंकि उसकी पूरी लाइफ एक पर्टिकुलर पुरुष पर डिपेंड होती है और उसके बाद अगर तलाक होता है तो किस तरीके के समाज में उसे किन नज़रों से देखा जाता है, वो सारी चीज़ें उसे फेस करनी होती थी। और ये कानून ऑलरेडी एग्ज़िस्ट नहीं करना चाहिए था हमारे भारत जैसे प्रोग्रेसिव कंट्री में, लेकिन फिर भी था। बहुत समय तक था और वर्ष 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया और इसे एक अपराध माना गया है। आप देखिए कि मिस्र, सूडान, हमारे जो आस-पास के पड़ोसी देश हैं, जैसे मुस्लिम बहुल देश हैं, जैसे कि मिस्र, सूडान, पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, इराक और सीरिया जैसे दुनिया भर के सभी मुस्लिम देशों ने ट्रिपल तलाक की प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और ये इन लोगों ने या ये इन कंट्रीज़ ने बहुत पहले ये प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन हमारे भारत में ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक चलती आईं। फिर जब ऐसा होता है ना कि एग्ज़ॉस्ट हो चुका है, बस खत्म ही होने वाला है, बहुत सारे केसेज़ जब सामने आने लगे, तब हमने देखा ये एक कुप्रथा है और वर्ष 2019 में इसे प्रतिबंध लगाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। ध्यान क्या रखना है इस पर्टिकुलर न्यूज़ से? इस पर्टिकुलर न्यूज़ से आपको ध्यान रखना है 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन्स राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा? तो अल्पसंख्यक मामलों का केंद्रीय मंत्रालय जो है, वो इस दिन को मनाता है। ठीक है? सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड। पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आने वाली हैं, उन सभी को हम लोग थोड़ा-थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। एक साथ सारी चीज़ें नहीं होगी, है ना? थोड़ा-थोड़ा आप कलेक्ट करते जाइए, थोड़ा-थोड़ा याद करते जाइए, रिवाइज़ करते जाइए, तो आपकी के माइंड में वो सारी चीज़ें बैठ जाएँगी और आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएँगे। आप सभी को एक बात मैंने बताई थी मनु भाकर जी का नाम, इस प्रीवियस लेक्चर में मनु भाकर। मनु भाकर जी का नाम हमने देखा था, शूटिंग प्रतिस्पर्धा के ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था भारत को। हमने ऑलरेडी देखा था, अकेले यानी इंडिविजुअली जब खेली यानी अकेले जब ये खेली तब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मेडल दिलाया। इसके बाद मनु भाकर जी सरबजोत सिंह जी के साथ खेली, यानी ये जो इवेंट है ये क्या कहलाया? मिक्स्ड इवेंट कहलाया, मिक्स्ड इवेंट। और यहाँ पर भी इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया इन दोनों प्लेयर्स ने मिलकर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 2 मेडल भारत को ऑलरेडी मिल गए। वो कौन-कौन से? मनु भाकर जी ने दिलाया, मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह के साथ मिलकर। यानी कि एक ही ओलंपिक में ऐसी कौन-सी खिलाड़ी हैं
जिन्हें 2 मेडल प्राप्त हुए हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है, वो है मनु भाकर जी। फिलहाल इसके बाद एक और नाम सामने आया पेरिस ओलंपिक का, इंडियन शूटर स्वप्निल कुसाले जी का। स्वप्निल कुसाले जी का नाम ध्यान रखना है, इनकी इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इन्होंने 50 मीटर राइफल में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। तो 3 नाम आप सभी को पता चल गए, 3 मेडल भारत ने जीते हैं किस तरीके से। पहला मनु भाकर जी ने दिलाया, दूसरा मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह जी ने दिलाया ब्रॉन्ज मेडल, और तीसरा ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है स्वप्निल कुसाले जी। स्वप्निल कुसाले जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। चलिए, सिंपल सी न्यूज़ थी, आप सभी को पता चल गई। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, जिया राय becomes world youngest and fastest female paraswimmer to swim solo across English Channel। जिया राय, जिया राय जो कि एक 16 साल की गर्ल हैं, ये मुंबई से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अकेले, सोलो का मतलब क्या होता है? अकेले। इन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है कितने घंटों में? तो 17 घंटे 25 मिनट में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। इस वजह से जिया राय बन गई हैं ना सिर्फ भारत की, बल्कि वर्ल्ड की यंगेस्ट और फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर। ध्यान रखना है, इनकी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक पैरा स्विमर है। जब हम लोग पैरा किसी भी एथलीट के सामने लगाते हैं, तो उसका मतलब क्या है? इन्हें किसी न किसी तरीके का डिसऑर्डर है, किसी न किसी तरीके की डिसेबिलिटी है। इन्हें किस तरीके का डिसऑर्डर है? तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है इन्हें, ठीक है? एज़ इट इज़ आपको ध्यान रखना है। 2022 में क्या किया इन्होंने? 2022 में शी हैड बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल टू स्विम अक्रॉस पार्क स्ट्रेट। वर्ल्ड की यंगेस्ट और फास्टेस्ट फीमेल बनी थी, जिन्होंने पार्क स्ट्रेट को क्रॉस किया था। ठीक है? साथ ही साथ इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से वर्ष 2022 में सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 18 वर्ष से कम उम्र के एथलीट्स को दिया जाता है। अगर बात करें इंग्लिश चैनल कहाँ पर है, तो इंग्लिश चैनल आप देखिए फ्रांस और यूके के बीच में आपको एक चैनल दिख रहा है, जिसका नाम क्या है? इंग्लिश चैनल। एज इट इज आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए इंग्लिश चैनल कहाँ पे, किन 2 कंट्रीज के बीच में। ठीक है? तो वो इमेज भी मैंने आपको दिखा दी। सारी बातें यहाँ पर हिंदी में भी दी गई हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से चीज़ों को पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ऐप के साथ में मिलेगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रोहन बोपन्ना अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंडियन टेनिस आफ्टर पेरिस ओलंपिक एग्जिट। रोहन बोपन्ना जी का नाम तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इन पर प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। रोहन बोपन्ना ये किस खेल से बिलॉन्ग करते हैं? तो ध्यान रखना है, टेनिस। उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ध्यान रखना है। ये बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है टेनिस स्पोर्ट्स में, ठीक है? एशियन गेम्स 2022 जो कि हांगझाऊ चाइना में हुआ था, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को। इसके बाद एशियन गेम्स 2022 जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को। इसलिए बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है, इनका नाम आप सभी को ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रैंड स्लैम टाइटल क्या होते हैं? ग्रैंड स्लैम क्या होता है? ग्रैंड स्लैम के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में शायद बताया है। बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल मैंने बताया है ग्रैंड स्लैम क्या होता है। ग्रैंड स्लैम है एक टेनिस टूर्नामेंट। आप सभी को पता है टोटल 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन। इन 4 में से रोहन बोपन्ना किससे एसोसिएट करते हैं? तो वो पढ़ते हैं। तो बात करते हैं 2024 की शुरुआत में 43 वर्ष और 9 महीने की उम्र में बोपन्ना टेनिस ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने थे। 43 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल हासिल किया, और साथ ही साथ यह उल्लेखनीय उपलब्धि उन्हें तब हासिल हुई जब उन्होंने और उनके साथी मैथ्यू एब्डेन जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष युगल स्पर्धा उन्होंने जीती। फ्रेंच ओपन 2017 में बोपन्ना ने मिश्रित युगल स्पर्धा में अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। तो बोपन्ना जी के बारे में अगर बात करें, तो बोपन्ना जी के बारे में बात करें तो 2017 में उन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। उसके बाद हमने देखा ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने जब उन्होंने 2024 में ग्रैंड स्लैम टाइटल हासिल किया। तो ध्यान रखना है इनका नाम। ग्रैंड स्लैम होता क्या है? इस पर अगर थोड़ा-सा बात करें तो ऑलरेडी हमने आपको बताया है ग्रैंड स्लैम टाइटल होता क्या है। चलिए यहीं पे देखते हैं ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये मिड जनवरी में खेला जाता है, मिड जनवरी में खेला जाता है। और किस कोर्ट में खेला जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है? इसके बाद फ्रेंच ओपन की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन खेला जाता है मई-जून में खेला जाता है ये। मई-जून में ये खेला जाता है। ये इवेंट हर साल होता है, ध्यान रखना है, और ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। इसके अलावा विंबलडन की बात करें, विंबलडन जो कि आप सभी को मैंने बताया था, जो कि सबसे पुराना
ग्रैंड स्लैम है। ध्यान रखना है सबसे पुराना ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विंबलडन है। ये एक पर्टिकुलर टेनिस टूर्नामेंट कब खेला जाता है? तो ये खेला जाता है जून जुलाई में, जून जुलाई में, जून जुलाई में खेला जाता है ये। और ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। ध्यान रखना है ग्रास कोर्ट में कौन सा इवेंट खेला जाता है? वो है विंबलडन। और यूएस ओपन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अगस्त सितंबर में खेला जाता है। अगस्त सितंबर में हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, हार्ड कोर्ट में। चलिए, तो साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल किसके पास है? सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल है मेन कैटेगरी में नोवाक जोकोविच, नोवाक जी के पास है, नोवाक जी के पास है। और साथ ही साथ एक और नाम आप सभी को मैंने बताया था राफेल नडाल का, तो राफेल नडाल का भी नाम आप सभी को ध्यान रखना है। इन दोनों के पास, राफेल नडाल जी के पास, इन दोनों के पास, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल जी के पास टोटल 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल है। जबकि विमेन कैटेगरी में अगर बात करें, वुमेन कैटेगरी में बात करें तो एक नाम आप सभी को मैंने बताया था, सेरेना विलियम्स का नाम आप सभी को ध्यान रखना है। सेरेना विलियम्स जी के पास टोटल कितने टाइटल हैं? टोटल 23 टाइटल है। ठीक है, 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। सारे स्टैटिक क्वेश्चन भी मैंने कवर कर दिए जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताए थे। फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। एक बैडमिंटन स्टार है भारत की जिनका नाम है अश्विनी पोन्नप्पा। अश्विनी पोन्नप्पा ने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ध्यान रखना है ये बैडमिंटन किस खेल से बिलोंग करती हैं? तो बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं। यही प्रश्न पूछा जाएगा, सिंपल सा है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया होस्ट करने वाला है मेंस एशिया कप क्रिकेट 2025 में। ध्यान रखना है ये T20 फॉर्मेट होने वाला है भारत में। T20 फॉर्मेट आप सभी को पता है होस्ट करने वाला है कब? 2025 में। 2025 में जो एशिया कप होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? अपने भारत में होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप 2027 में जो ओडीआई फॉर्मेट है, ओडीआई फॉर्मेट का जो एशिया कप है, एशिया कप है, वो कहाँ होने वाला है? तो एशिया कप वो होने वाला है बांग्लादेश में, ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप सभी को पता है सेम ईयर में वर्ल्ड कप होने वाला है। वर्ल्ड कप, अगला वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? ओडीआई वाला, आप सभी को पता है वो कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर नोट डाउन की हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सिंपल सी न्यूज इससे पूछी जाएगी एग्जाम में, जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपसे प्रश्न सिंपल सा अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा मेंस एशिया कप कहाँ होने वाला है 2025 का, तो आप सभी को बताना है भारत में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप सभी को पता है यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सुदान जी का नाम आप सभी ने पहले भी सुना होगा, अपने लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है। ये हेड ऑफ यूपीएससी यानी चेयरमैन अनाउंस की गई हैं। यानी कि अब यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरमैन कौन होंगी? तो वो है प्रीति सुदान। आप सभी को पता है इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे मनोज सोनी साहब। मनोज सोनी साहब के रिटायरमेंट के बाद प्रीति सुदान जी को चेयरमैन नियुक्त किया गया है यूपीएससी के। यूपीएससी के बारे में अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग पोर्शन पर जाएं तो यूपीएससी जैसे ही हम लोग देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप सभी को इससे जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। यूपीएससी जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप सभी को पता है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक निकाय है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल में मेंशन है? ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया है, आर्टिकल नंबर 315 से 323 आपको रटा हुआ होना चाहिए। किस पार्ट में? तो पार्ट नंबर 14 हमारे भारतीय संविधान के भाग 14 यानी पार्ट 14 में आर्टिकल नंबर 315 से 323 के बीच में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दिया गया है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है। करंट चेयरमैन कौन बन गई है? तो करंट चेयरमैन बन चुकी हैं प्रीति सुदान जी, इसकी यूपीएससी की। कुछ और स्टैटिक फैक्ट जानने की जरूरत है यूपीएससी के बारे में, तो यूपीएससी को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं आज। इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता है, फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरा मैंने आपको बताया यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका अगर बात करें तो ये कौन से नंबर आर्टिकल, आर्टिकल नंबर आपको ध्यान रखना है, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका, आर्टिकल नंबर 315 से 323। ठीक है, इनकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो सभी जो चेयरमैन होते हैं या इनके मेंबर होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करते हैं इनकी नियुक्ति, और साथ ही साथ इनका रिमूवल भी कौन करेंगे? यानी इन्हें पद से हटाने का की शक्ति भी किसके पास होगी? राष्ट्रपति जी के पास होगी। इसके अलावा एक आर्टिकल इनमें से बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, वो आर्टिकल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 320। आर्टिकल नंबर 320 यूपीएससी के फंक्शंस के बारे में बात करता है। ध्यान रखना है फंक्शंस के बारे में बात कर, फंक्शंस ऑफ यूपीएससी कहाँ मेंशन है, यानी कि क्या कार्य होंगे यूपीएससी के, इसके बारे में कौन से नंबर आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 320। ठीक है, और भी मैं आपको बता सकता हूँ अपॉइंटमेंट के बारे में, जैसा कि अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ
तो अपॉइंटमेंट किस नंबर आर्टिकल में है? आप सभी को पता है 316 में आर्टिकल नंबर आपको ध्यान रखना है। वो कौन बना है चेयरमैन? चेयरमैन बनी है प्रीति सुदान जी। इसके साथ ही आप सभी को ध्यान रखना है 317 में क्या है? तो 317 में रिमूवल है। 317 में रिमूवल है, जबकि 320 में मैंने आपको बता दिया फंक्शंस ऑफ यूपीएससी है। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। हालाँकि सारी चीज़ें मैंने कोशिश की हैं कि वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँ, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने मेंशन भी की कर दी हैं। एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो है इसका इनका टेन्योर। टेन्योर कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, यानी कि यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और उनके अदर मेंबर होते हैं, उनका टेन्योर कितना होता है? तो 6 साल या 65 साल, 6 इयर्स और 65 इयर्स व्हिचएवर इज़ अर्लियर, तो ये उनका टेन्योर है। जबकि स्टेट पीसीएस या स्टेट पीएससी की अगर आप लोग बात करें, तो उनके मेंबर और चेयरमैन का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 साल और 62 इयर्स व्हिचएवर इज़ अर्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे आप मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं, तो एमपीपीएससी के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष और उनके मेंबर यानी सदस्य का कार्यकाल क्या होगा? 6 साल या 62 साल व्हिचएवर इज़ अर्लियर, जो भी पहले हो। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई हैं और आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट हो, तो आप मुझसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म स्पेशली टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़कर आप अपने सवाल रख सकते हैं। चलिए, बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यूएसए कैटी लेदेकी विन्स ओलंपिक 1500 मीटर फ्री स्टाइल गोल्ड मेडल एंड क्रिएट्स हिस्ट्री। आप देख सकते हैं इनकी इमेज यहाँ पर। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, यूएसए की कैथी लेदेकी। ये जो कैथी लेदेकी साहब हैं ना, ये एक स्विमर हैं, ध्यान रखना है। किस कैटेगरी में हैं? तो ये एक स्विमर हैं, ध्यान रखना है। इन्होंने रिकॉर्ड किया है, कैसे रिकॉर्ड किया है? शी सिक्योर्ड द रिकॉर्ड रिकॉर्ड इक्वलिंग 8th गोल्ड मेडल इन द स्पोर्ट, 8वां गोल्ड मेडल। सोचिए, यहाँ कोई एक नहीं जीत पा रहा, इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 8 गोल्ड मेडल। और साथ ही साथ टोटल ओलंपिक मेडल कितने हैं इनके पास? तो टोटल ओलंपिक मेडल है 13, यानी 8 तो गोल्ड हैं, बाकी के 5 जो हैं वो अन्य हैं। तो आप सोचिए टोटल ओलंपिक मेडल इनके पास कितने हैं? टोटल 13 ओलंपिक मेडल हैं, 13 ओलंपिक मेडल हैं और ये अपने आप में रिकॉर्ड वाली बात है। रिकॉर्ड कैसे किया इन्होंने? लेदेकी, जेमी थॉम्पसन, अमेरिकन, ध्यान रखना है, लेदेकी अब अमेरिकी जेनी थॉम्पसन के साथ महिला तैराकी में सबसे ज्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड साझा करती है। यानी कि 8 गोल्ड मेडल जेनी थॉम्पसन ने भी जीते थे और उसी तरीके से लेदेकी ने भी 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। क्या याद रखना है सर इसमें? सर इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यूएसए की कैटी लेदेकी जो कि एक स्विमर है, जिन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीता है और टोटल ओलंपिक मेडल है इनके 13। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सीबीएसई। आप सभी को पता है सीबीएसई का फुल फॉर्म। सीबीएसई ने लॉन्च किया है हाल ही में सफल टेस्ट साइकिल 2024 विद अ प्लान टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस। सीबीएसई ने एग्जाम स्ट्रेस को कम करने के लिए एक टेस्ट साइकिल हाल ही में लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है? सफल। सफल का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, सफल पूछा जा सकता है, किन एग्जाम में पूछा जाएगा? स्पेसिफिकली जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, वहां पर ये प्रश्न पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है? जैसे आप सीटेट का एग्जाम देते हैं या फिर सीटेट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सीटेट जैसे एग्जाम में अभी करंट अफेयर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ऐसी पूरी संभावना है कि वहां पर भी करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर दिया जाए। ऐसी पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। सफल, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल, ध्यान रखना है, बाकी सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सिर्फ इतना ध्यान रखना था इसमें। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया होस्ट करने वाला है 2024 क्वाड समिट। क्वाड समिट को होस्ट करने वाला है कौन सा नेशन? तो ध्यान रखना है 2024 का में होस्ट करने वाला है इंडिया, यानी भारत होस्ट करने वाला है क्वाड समिट को। अगर बात करें 6th क्वाड समिट हाल ही में होने वाली, कहाँ? नई दिल्ली में इंडिया होस्ट करने वाला है, ध्यान रखना है। पहली समिट यूएस ने होस्ट की थी, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगली यानी 2025 में कौन होस्ट करेगा? तो यूएस ने होस्ट करेगा। सर 2024 का आपने बता दिया, कौन होस्ट करेगा? भारत होस्ट करेगा। सर आप 2025 का आप बता दो, 2025 का कौन सा नेशन होस्ट करने वाला है? यूएस। इसके अलावा पहली, अगर फर्स्ट क्वाड समिट की बात करें तो फर्स्ट किसने होस्ट की थी? तो यूएस ने होस्ट की थी। बिल्कुल सिंपल सा है। और इसके अलावा वर्ष 2023 में होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो वर्ष 2023 में किसने होस्ट किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। सिंपल सी न्यूज़ है, इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी चीज़ें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा लिखना है, इंडिया होस्ट करने वाला है 2024 क्वाड समिट, 2025 में यूएस होस्ट करेगा, 2023 यानी इसके पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। तो जानते हैं क्वाड होता क्या है? क्वाड इन 4 बड़े देशों, इन 4 प्रमुख देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप ऐसा कह सकते हैं। कौन-कौन से वो नेशन हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 नेशन, ये 4 राष्ट्र ने मिलकर
एक समूह बनाया और जिसका नाम क्या रखा गया, क्वाड। क्वाड का फुल फॉर्म क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या सिंपली क्वाड। ध्यान रखना है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या सिंपली क्वाड। ये एक स्ट्रेटेजिक फोरम है कंप्राइजिंग 4 कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट किसने किया था, जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने, यानी पहली बार इसके बारे में बात किसने की थी, 2007 में शिंजो आबे, जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी, भारत होस्ट करने वाला है 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। वाओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, 2024 का क्वाड समिट कौन होस्ट करने वाला है, भारत होस्ट करने वाला है। ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक बार फिर से आप देखिए, आपको पता चला कि जो 3rd एडिशन है ग्लोबल साउथ समिट का, ग्लोबल साउथ समिट का जो 3rd एडिशन है उसे भी कौन होस्ट करेगा, भारत होस्ट करेगा। क्या याद रखना है, बस यही याद रखना है। जितनी चीजें मैंने आपको बता दी सिर्फ यही आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी थीम क्या रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम क्या रहेगी, लिविंग नो वन बिहाइंड, लिविंग नो वन बिहाइंड। ये क्या है, थीम है। 3rd साउथ समिट 2024 भारत होस्ट करने वाला है, ध्यान रखना है। 3rd साउथ समिट जिसकी थीम क्या रहेगी, लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हिंदी में भी आपको वही सारी चीजें दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ये उद्घाटन करेंगे, जिसे दक्षिण के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है दक्षिण, जो वैश्विक दक्षिण देशों के बीच मजबूत सहयोग बनाने के लिए एक इंटरफेस के रूप में काम करने करेगा। यह मीटिंग जो होने वाली है वो वर्चुअल मोड में होने वाली है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया रिटेन करता है 8th पोजीशन इन द ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, यानी कि भारत ग्लोबल लेवल पर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, उस पर एक रैंकिंग किसने जारी की, डब्ल्यूटीओ ने, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स जारी की गई डब्ल्यूटीओ के द्वारा। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक रिपोर्ट जारी की, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत की रैंक क्या रहेगी, 8th रैंक है। ध्यान रखना है, 8th रैंक। सीधे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है। ये प्रश्न सबसे ज्यादा हाइलाइटेड होने वाला है और इससे प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। ध्यान रखना है, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ आपको इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ डब्ल्यूएमओ यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। चलिए अगर बात करें भारत की रैंक की, तो इंडिया की रैंक मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में कितनी है, 8th रैंक है, आप सभी को पता होनी चाहिए। जबकि 1st रैंक इसकी है, तो यानी क्लास का टॉपर बच्चा कौन है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, वो है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, 2nd रैंक किसकी है, 2nd रैंक है यूएस की यानी कि अमेरिका की। 3rd रैंक है ब्राजील की। ठीक है, 3rd रैंक है ब्राजील की, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया हाल ही में, 30 से 31 जुलाई 2024 में भोपाल में 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा ये आयोजित किया गया था। इस बार की थीम क्या है, थीम थी अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृत काल, अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, इसका विषय या थीम थी। तो सिंपल सा है, ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स को ये वाली बात पता होनी चाहिए, कौन से नंबर का, तो 4th नंबर का। ठीक है, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है, यानी कि उद्घाटन किया है 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। ध्यान रखना है, हाल ही में उद्घाटन किया है 3 अगस्त को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित ये त्रिवार्षिक सम्मेलन, जिसका नाम क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। इसका थीम क्या है, तो इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन, जिसमें 75 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि इसमें भाग लेने वाले हैं। तो सर इसमें याद क्या रखना है, ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट लग नहीं रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो आपको याद रखने की चीज है वो कौन सा है, 32nd, कौन से नंबर का, तो 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं लास्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, एनसीईआरटी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्या इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ने 10 बैगलेस डेज डिक्लेयर किए हैं फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स 6 to 8, यानी कक्षा 6 यानी क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए
टोटल 10 दिन ऐसे होंगे, टोटल 10 दिन ऐसे होंगे जहाँ पर उन्हें बिना बैग के यानी बैगलेस यानी बिना बैग के स्कूल जाना होगा, यानी बिना बुक्स लिए। आप सोच रहे होंगे या मेरे मन में तो ये आ रहा है कि ऐसी सारी चीज़ें एनसीईआरटी पहले क्यों नहीं कर रहा था? मतलब पहले भी तो ये बॉडी थी, एग्ज़िस्ट कर रही थी हमारे टाइम पर भी। हमारे टाइम पे इतनी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें क्यों नहीं हुई? कि सिर्फ़ स्कूल जाना है, इनोवेशन करना है, खेलना है, कूदना है, सबसे बात करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है। ये सारी चीज़ें हमारे टाइम पे नहीं थी। हमारे टाइम पे बस लंच हुआ करता था, वही 15 से 20 मिनट का, जिसे हम लोग थोड़ा बहुत खींच-खाच के 25 मिनट का बना लेते थे। कभी-कभी ज़्यादा भी हो जाता था। ज़्यादा कैसे होता था जब क्लास में टीचर ना आए तब भी हो जाता था लंच हम लोगों का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ऐसी हरकतें की होंगी और ये एक्टिविटीज़ आप लोग भी चाहते होंगे शायद हमारे टाइम पर हुआ होता, पर कोई नहीं, अभी तो है। अभी हाल ही में एनसीईआरटी ने प्रपोज़ किया है टोटल 10 डेज़ बैगलेस डेज़, ठीक है? तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा एनसीईआरटी ने हाल ही में कितने दिनों के लिए क्लास 6 से 8 के स्टूडेंट के लिए बैगलेस डे डिक्लेयर किया है, तो टोटल 10 आपको ध्यान रखना है। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है ये पर्टिकुलर, तो ध्यान रखना है क्लास 6 से 8 यानी मिडल, ठीक है? एनसीईआरटी की व्यावसायिक शिक्षा इकाई पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान द्वारा विकसित ये दिशा निर्देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के बाद आए। ध्यान रखना है, ठीक है? प्रश्न पूछा जा सकता है कई टीचिंग एग्जाम्स में स्पेसिफिकली। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप सभी को बताना है, वो ये है कि यूपीएससी के फंक्शंस किस आर्टिकल में मेंशन है? किस आर्टिकल में मेंशन है? इसके अलावा सेकंड आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो ये है कि आप सभी को बताना है क्वाड में क्वाड में टोटल कितने नेशन हैं? टोटल कितने नेशन हैं, उन सभी का नाम आपको लिखना है, ठीक है? इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है, तो कमेंट सेक्शन में आप ये जवाब ज़रूर लिखिए क्योंकि आप जब जवाब लिखते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें फीड होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाली है, तो आप वहाँ पर जाकर जॉइन कर सकते हैं। साथ-साथ यहाँ पर यानी स्पेसिफिकली टेलीग्राम पर आप अपने सवाल, आपके जो भी सवाल हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर करिए। फिर से मिलेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।